हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक स्टोरीज में आपका स्वागत है। ये एक नई सीरीज शुरू की जा रही है आज से, जिसमें हम आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज देंगे। ये सीरीज किन के लिए है मैं बताता हूँ। देखो जी, ये सीरीज सबके लिए है। एक आम बंदा भी जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना चाहता है, जो समझना चाहता है कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे इसमें हम निवेश करेंगे, कैसे हम अपने स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, वो भी आ सकता है। सीए स्टूडेंट बिल्कुल आ सकता है, नॉन सीए स्टूडेंट भी आ सकता है। ठीक है जी। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको काफ़ी बढ़िया नॉलेज इसके अंदर मिलने वाली है। समझे कि नहीं? तो इसमें मैं ऐसा आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि हम ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाले कि कोई आपको स्टॉक बताएंगे, लो जी खरीदो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसी कोई स्कीम या लॉटरी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? हम जिस तरह क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे ही समझ के बात करेंगे। और ये बात एक कॉमन मैन को समझ आ जाए, जिसकी कॉमर्स की बैकग्राउंड चाहे नहीं भी है, इस तरीके से रखी जाएगी। तो कोर्स कंटेंट में क्या क्या रहने वाला है मैं बताता हूँ। आज जिस तरह जो हमारा जो पहला लेक्चर है वो तो इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, निवेश क्यों करना चाहिए, उस पे है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, इंडेक्स कैसे बना, इंडेक्स का मतलब क्या है। देन हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, कंपनियों की बैलेंस शीटें, पी एंड एल, इकोनॉमी के किन फैक्टर्स को माइंड में समझना, सोचना, हर वक्त विचारना जरूरी है। अगर मार्केट में पैसा लगाना है वो सारे फैक्टर भी स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस करके दिखाएंगे आपको, जिन्होंने इन्वेस्टर को बहुत अच्छी रिटर्न दी है। देन जैसे आप और आगे इसमें बढ़ेंगे तो आप लोग खास तौर पे एक्साइटेड होते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी है हमने तो अब। तो डीमैट का एक लेक्चर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट उसमें कैसे खोलें, क्या काम कैसे खरीदें बेचें, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होती है, वो सारी चीज़ें। प्लस मैं आपको डेरिवेटिव भी सिखाऊंगा, कॉल पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स। फंडामेंटल एनालिसिस को तो पूरा एंड एंड तक लेके चलेंगे ना। हाँ, टेक्निकल की जो बात रही तो टेक्निकल की भी बेसिक इंट्रोडक्शन इस सीरीज के थ्रू की जाएगी। फिर कुछ केस स्टडीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सारा कहाँ तक जाएगा वो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। जो आप वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे तो नेचुरल हम हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, तो हम नए नए वीडियोस और लाते रहेंगे। तो हो सकता है कि ये स्टॉक स्टोरी काफ़ी लंबी स्टोरी बन जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कुछ लोग आज इस चैनल के थ्रू मेरे को पहली बार सुन रहे हैं। देखिए जी, माई सेल्फ सी ए गुरतेज सानी। मैंने 2005 में चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स अपना पूरा किया था। एट दैट टाइम मेरी एज 21 थी। उसके बाद मैं टीचिंग में ही हूँ। तब से लेके अब तक का 15 साल का तकरीबन करियर है। सीए फाइनल में जो एसएफएम सब्जेक्ट है उसके थ्रू ये स्टॉक मार्केट का ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, और वो आज भी बरकरार है। तो हमारे जो एसएफएम स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लास में भी बहुत कहानियाँ इस तरह की सुनी हैं कि शेयर ये वाला है, ऐसे है वैसे है। पर आज बेटा इस सीरीज़ के थ्रू पूरा डेडिकेटेड टाइम समझो जी मिल गया है इसको आगे बढ़ाने का। ठीक है जी। और मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा, ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स या कॉमर्स स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये एक सीरीज़ एक कॉमन मैन के लिए भी है। जो भी बंदा पैसा कमा रहा है और चाहता है कि उस पे उसे अच्छी रिटर्न आए, वो इस सीरीज़ को ज़रूर सुने। समझे? एटलीस्ट फिर पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, वो तो उसकी अपनी इच्छा होगी। पर एटलीस्ट समझो सही कि ये है क्या, सही तरीके से। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे आज का पहला हमारा जो कह लो जी एपिसोड कह लो या लेक्चर कह लो, वो तो इसी बात पे है कि इन्वेस्टमेंट करनी क्यों ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करनी क्यों ज़रूरी है, इसके रीजंस को मैंने यहाँ एक पीडीएफ में डाल दिया है। तो उसके थ्रू हम समझना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि वाई शुड यू इन्वेस्ट, मतलब आपको इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बंदा खड़ा आपके सामने, थोड़ा सोच रहा है कि इतने पैसे मैं कैसे कमाऊं, या कमाना चाहता भी कि नहीं पता नहीं चल रहा भाई के ना एक्सप्रेशन से। ठीक है। तो हमने कुछ रीजंस यहाँ लिखे हुए हैं जिस वजह से इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब ये ऐसा नहीं है कि हम इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपको समझाने वाले, कॉमन आज का तो मतलब कि एक इंट्रोडक्टरी टाइप लेक्चर है। वेल्थ क्रिएशन, मतलब कि अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अपनी पूंजी क्रिएट करना चाहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। हर बंदा, चाहे फिर वो महीने का 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा हो या महीने का 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला बंदा हो, इन्वेस्टमेंट तो करता ही करता है। और उसमें एक इरादा ये जरूर रहता है कि ही वॉन्ट्स टू अकोमुलेट वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि इन्वेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक पूंजी जमा हो, इकट्ठी हो, समझे कि नहीं? जिससे आने वाले टाइम में नो डाउट आप थोड़ा कंफर्टेबल जी सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट आपको क्या-क्या अलाउ करती है, वो यहाँ हमने लिखा है। जैसे दिस इन्वेस्टमेंट रिटर्न अलाउज़ योर मनी टू कंपाउंड, अर्निंग ऑन मनी ऑलरेडी अर्न्ड एंड क्रिएटिंग द वेल्थ ओवर द टाइम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा इस सीरीज में वर्ड यूज़ होगा, तो उसका एग्जांपल सामने ही दे रखा बिल्कुल साथ। जैसे ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप महीने का खाली 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, मतलब खाली 1,000 रुपया, जो एक बहुत ही छोटा सा कह सकते हैं कि अमाउंट है, वो आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और ऐसा आप हर महीने करते रहते हैं, 5 साल के लिए ऐसा करते हैं, मान लीजिए 5 साल के लिए। 5 साल किसी ने 1,000 रुपया महीना लगाया, 1,000 × 12, ये 1 साल, इंटू 5 साल कितने लगाए? 60,000। आपने कितना प्रिंसिपल लगाया? इंस्टॉलमेंट्स में, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स में कितना इन्वेस्ट किया? सिर्फ सर 60,000। अब 60,000 रुपये आपने लगाए, अगर 8% रिटर्न के हिसाब से आपको ब्याज मिले, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, तो ये इतना बनेगा। और यही कहीं अगर आप 10% रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में डाल देते, तो इसमें फर्क आपके सामने है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग झलक रही है। कहने को एक नामात्र अमाउंट है, 1,000 रुपये कुछ भी नहीं आज के दिन में। अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ 2 बंदे, तो इससे ज़्यादा बिल आ जाता है। महीने के 1,000 रुपये निकालने शुरू किए, 5 साल इकट्ठे किए, 10% पे वो पैसा तकरीबन 80,000 हो गया। और अगर जैसे हमारी मार्केट रिलेटेड रिटर्न की बात करें, तो ये तकरीबन तकरीबन 90,000 हो जाता है। मतलब मात्र 60,000 रुपये आपने लगाए हैं और 90,000 के करीब हो गए हैं। और भाई अगर इस टाइम स्पैन को थोड़ा लंबा कर दें, 20 साल कर दें, तो आपका ये पैसा, ध्यान से देखें जी, 20 साल में आपने लगाया कुछ भी खास नहीं है, 1,000 रुपये महीना, 1,000 × 12, टाइम नो डाउट मैं मान रहा हूँ कि लंबा है। आपने लगाए जी यहाँ 20 साल के अंदर 2,40,000 रुपये, और वो 2,40,000 रुपये 20 साल में इतने बन गए। ये तो 1,000 रुपये है। अगर यहाँ आप 12,000 रुपये लगा रहे हो पर मंथ, तो देखो कितना बन जाएगा इससे 12 टाइम, मतलब तकरीबन तकरीबन 72 लाख के आसपास, क्योंकि ये 6 लाख के आसपास है। 25 साल के लिए लगा रहे हो, 8% तो बेटा रिटर्न ही कुछ नहीं है। बहुत सिंपल रेट है, ये तो रिस्क फ्री टाइप रेट है। हम जो सीखेंगे उसमें हम कम से कम 10 से लेके 15 के बीच का टारगेट तो रखेंगे। मतलब हमारा पोर्टफोलियो कुछ ऐसा तो हो जो इन दोनों की एवरेज तो डिलीवर करे। नो डाउट उसके लिए हमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना है, यही बात तो इस सीरीज में होने वाली है। ठीक है भाई? तो भाई ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके सामने दिखाई दे रही है। नो डाउट इसमें बड़े 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 हाई रेट भी रखे हुए हैं। 30 साल का भी टाइम स्पैन है। तो पहला जो कारण था हमारा इन्वेस्ट करने का, वो हमने सुना कि अच्छा जी वेल्थ क्रिएट होती है, इससे वेल्थ क्रिएट होती है। दूसरा कारण जिस वजह से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, एक तो हमने देखा ना कि भी हमने अपनी संपत्ति बना ली, पूंजी बना ली, क्रिएट कर ली एक तरह से। दूसरा बारह है जी एक तरह इन्फ्लेशन को बीट करना, महंगाई। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं होगा। ग्रो नहीं होगा तो अपनी वैल्यू गवा लेगा, क्योंकि आज उस पैसे से जो तुम खरीद सकते हो, कल वो नहीं आएगा, क्योंकि पैसा एज इट इज उतना ही रहेगा और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। किस वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई सर। इंडिया में महंगाई समझना मुश्किल नहीं है, हर वक्त ही महंगाई तो यहाँ होती रहती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। आप अपना पैसा अपने जेब में रखोगे या बेकार इंस्ट्रूमेंट्स में रखोगे, तो इस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए आज, इस वक्त, जिसे हम फाइनेंस में कहते हैं टाइम इज इक्वल टू जीरो, आज है ये। अब मैं इसे कहीं इन्वेस्ट नहीं रखता, इन्वेस्ट नहीं करता, अपनी जेब में रखता हूँ, अपने कैश बॉक्स में रखता हूँ। 1 साल बीतने देते हैं, 1 साल एंड हो गया। 1,00,000 रुपए से जो चीजें आप उस वक्त खरीद सकते थे, मतलब इस वक्त, साल बाद उनकी कीमत 7% बढ़ के 1,07,000 होगी। तो आपने अपनी परचेजिंग पावर गवा ली। देखिए कैसे, 1,00,000 रुपए की जो चीज यहाँ आ रही थी, साल बाद उसकी कीमत 7% बढ़ गई है। महंगाई 7%, मतलब वो चीज पहले 1,00,000 की थी, आज होगी है 1,07,000 की। आपने 1,00,000 रुपए अपनी जेब में ही रखे, अपने पास ही रखे, इन्वेस्ट नहीं किए। अब आप खरीदने जाओ,
आप 1,07,000 वाली चीज़ इस 1 लाख से खरीदोगे तो हमारा कैलकुलेटर हमें बता रहा है कि उस चीज़ को पूरा नहीं खरीद पाओगे बेटा। 93.45% ये वैल्यू रहेगी आपके पैसे की। ये देखो, 1 साल बाद इस 1 लाख ने अपनी वैल्यू कम करवा ली है। जितना माल इससे पहले आता था, अब उसका 93.45% आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? भैया आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने पैसा अपनी जेब में रखा, तो वो अपनी वैल्यू गवाएगा, क्योंकि आप अपनी जेब में रख के बैठे हो। मार्केट में इन्फ्लेशन को कोई रोक नहीं रहा, ना ही रोका जा सकता, महंगाई तो यहाँ बढ़नी बढ़नी है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल सा भी बनाया है कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो और वो 1 करोड़ को एज इट इज ही रखी रखे, 1 करोड़ को एज इट इज ही रखे रखे, तो 7% के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 5 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी रह जाएगी। मतलब जो आज आप 1 करोड़ से खरीद सकते हैं, 7% हर साल महंगाई दर है, बढ़ रही है महंगाई इतनी, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, 5 साल के अंदर 71.3 लाख रह जाएगा वो। मेरे इस एग्जाम्पल में, या जिस तरह मैंने कैलकुलेशन आपको समझाई थी, मतलब ये होगा कि पहले आप 100% चीज उससे खरीद सकते थे, 5 साल अगर महंगाई ऐसे बढ़ती रही तो 100% माल नहीं आएगा उससे, 71 पॉइंट कितना आएगा, 3%। ऐसे इन्फ्लेशन हमारे रुपए की, हमारी मनी की वैल्यू को डिक्रीज करती है। तो इस महंगाई को जवाब देने के लिए क्या करना जरूरी है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट ऐसी जिसमें महंगाई से ज्यादा तो रिटर्न आए ना। अगर आप 4-4% पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखी रखते हैं, 6-6% पे एफडियां करी रखते हैं, 7% इन्फ्लेशन आ रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट से परचेजिंग पावर भी मेंटेन नहीं हो पाएगी, आपकी मनी ग्रो नहीं होगी प्रॉपरली। इसके साथ साथ हमने यहाँ इस पीडीएफ में इन्फ्लेशन के कुछ डाटा भी उठाए हैं। ये कुछ सरकारी टाइप आंकड़े हैं बेटा, जो 2018 तक के मैंने उठाए हैं, 2008 से, कि महंगाई सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से कितनी रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इन्फ्लेशन 10.91, 11.99, ओहो, यहाँ तक। फिर उसके बाद लेटेस्ट अगर डाटा देखें तो ऐसा अवेलेबल है हमारे पास, और भी नो डाउट इसके बाद और डाटा भी आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन 11-11%, 12-12%, 9% इस रेंज में भी रही है। पर ये सरकारी आंकड़े हैं, इसमें कई चीज़ें कई बार इंक्लूड भी नहीं की जाती। आम तौर पे हम इंडिया जैसी कंट्री में कह के चलते ही हैं कि इन्फ्लेशन 5 से 7% के बीच में होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि भाई आपका पैसा आइडल नहीं बैठना चाहिए, बेला नहीं बैठना चाहिए, उसको वर्क करना है, उसको इन्वेस्ट होके ग्रो होना है, ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब अगर इसी एग्जाम्पल में मैं उस 1 लाख को अपने पोर्टफोलियो में अच्छे से मैनेज करके इन्वेस्ट करता और 12% रिटर्न ले आता साल भर में, तो मेरे पास उस 1 लाख के बदले में साल बाद 1,12,000 रुपये होते। और जो चीज़ 1 लाख की थी वो 1,07,000 की जरूर होगी होती इन्फ्लेशन के कारण, पर मेरी बाइंग पावर ज़्यादा अच्छी होती। 1,12,000 से मैं इसे ईजिली खरीद लेता, मोर देन 100%। मतलब कि मैं जो क्वांटिटी इसकी पहले खरीद सकता था उससे ज़्यादा खरीद पाता, क्योंकि मेरा 1 लाख साल बाद 1,12,000 हो गया, और ये 1 लाख से कितनी हुई, 1,07,000। तो आपकी इन्वेस्टमेंट में कम से कम, मेरे कहने का मतलब इतना है, इतनी रिटर्न तो होनी चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। ये एक वजह हमारा इन्वेस्टमेंट करने का। और आगे देखते हैं जी हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। ओहो, रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएशन। आजकल सबका ड्रीम है कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूं, मेरा भी है, सबका ही होता है। तो भाई अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो तो उसके लिए कुछ फंड भी इकट्ठा करना होगा, या अर्ली नहीं चाहते, प्रॉपर टाइम पे, जैसे 58-60 इस एज पे चाहते हो, पेंशनेबल जॉब नहीं है आपकी ज़्यादातर आजकल, तो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा कहाँ से आएगा? डेली एक्सपेंसेस के लिए, घूमने फिरने के लिए, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ दिखाया गया है कि टाइम रहते पैसे को जोड़ते जाओ, पैसा जुड़ता जाएगा और काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो, जैसे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है मुद्दा, कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद
अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जीना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सही अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आप एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लें। और वो तो सर जो रिटायरमेंट के एंगल से इन्वेस्टमेंट होती है उसमें तो समय भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जैसे आप लोग यंग एज पे कमाना शुरू कर दिए, मान लो 20-22 साल या 25 साल की एज पे, तो आपने सोचा जी मैं 50 तक काम करूँगा। 25 पे अर्न करना स्टार्ट किया, 50 तक काम करूँगा। भाई 25 साल बहुत अल्टीमेट पीरियड है। मेरे पास एक टेबल और है, वो एंड में दिखाऊँगा। बहुत पैसा जोड़ सकते हो आप अपनी अर्ली रिटायरमेंट के लिए। और आगे बढ़ते हैं जी। और वजह इन्वेस्टमेंट करने की, अकम्प्लिश फाइनेंशियल गोल्स। अब जैसे हर एक बंदे का ना कुछ गोल रहता है। जैसे कोई चाहता है कि मैं अभी किराए के घर में रह रहा हूँ, मैं 5 साल बाद अपना घर खरीदना चाहता हूँ, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी को सुंदर सी एक कार लेनी है जो उसकी ड्रीम कार है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाहर करवानी है, बड़े इंस्टीट्यूशंस में भेजने के लिए, पढ़ने के लिए भेजना है। या इधर इंडिया में ही करवाना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करवाना है जिसमें लाखों रुपए की फीस जानी है। तो हर एक का अपना अपना कोई ना कोई मसला है, उसको पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अब ये कैसे करना है? सर बहुत लेक्चर्स हैं आगे। मैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड बहुत एक्सटेंसिवली कवर करूंगा। एक्सेल पे भी आपको सिखाऊंगा कि कितना अमाउंट किस में लगाना है, कैसे आएगा। ऐप्स भी शेयर करेंगे जो अच्छे वाली हैं, जिनके थ्रू आप सीख सकते हैं फटाफट से कि कितना अमाउंट किस में लगाना है। टैक्स सेविंग, बिल्कुल। टैक्स के एंगल से भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स लॉ में एक सेक्शन 80C है जो एक आम बंदे को भी पता होता है जिसने टैक्स कभी ना भी पढ़ा हो, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की बचत करने पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो हमें एक लेक्चर इस पे भी डेडिकेटेड रखना होगा, टैक्स प्लानिंग पे, कि सर किस तरह की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में हम पैसा डालें ताकि हमारा टैक्स बच सके। बाकी बंदे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो कुछ लिखा कि भाई इन्वेस्टमेंट की इन रीजन से करनी है, पर एक कईयों के दिमाग में आ रहा होता है, क्योंकि ये एक दो जगह लेक्चर्स हमने पहले भी इस तरह किए, तो लोगों ने पूछा हमारे से कि सर जैसे कुछ इमरजेंसीज आ जाए, जैसे बंदा बीमार हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, या बंदा रहे ही ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसके लिए नहीं कुछ करना चाहिए? सर देखिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके लिए इंश्योरेंस होती है। इस पे हम एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे इस सीरीज में, इमरजेंसी फंड के नाम से, रिस्क के नाम से, जिसके अंदर टर्म प्लान्स, मेडिकल इंश्योरेंस, इन सब की बात होगी। देखो वहां हम इंश्योरेंस कवर के थ्रू उन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस में कवरेज प्रोवाइड करना ज़्यादा बेटर समझेंगे रादर देन अपना कुछ। हाँ, एक इमरजेंसी फंड 3-4 लाख रुपए के आसपास तक का होना चाहिए ताकि आपका लिक्विडिटी रहे। अदरवाइज मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस इज मस्ट, वैसे सर्कमस्टांसिस को कवर करने के लिए। उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करने हैं और एक अच्छा कवर आपको मिल जाएगा जो उन डिफिकल्ट टाइम्स के आपके काफ़ी काम आएगा। तो इसलिए मैं उसे इन्वेस्टमेंट में नहीं ले रहा हूँ, उसको मैं अलग से कवर करूंगा। वेयर टू इन्वेस्ट कहता है कहाँ पैसा लगाएं। एक तो कहता है जी हमारे पास फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं, इक्विटी शेयर है, रियल एस्टेट है, कॉमोडिटीज है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी वही बेटा, एफडियां बैंक में, कॉरपोरेट डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स वगैरह, इस तरीके से। ये नॉर्मली कहा जाता है कि ज़्यादा रिस्क कैरी नहीं करते, पर रिटर्न बहुत थोड़ी रहेगी। रिस्क फ्री टाइप फीलिंग रहेगी, पर रिटर्न आपको 7% से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है ज़्यादातर केसेस में। अभी जिस तरह इस वक्त एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है, सबको ही पता है, कोरोना वायरस, कोविड-19। उसके चलते आपने देखा कि आरबीआई ने मार्च के तकरीबन लास्ट हफ्ते में एक रिलीफ मेजर्स कुछ अनाउंस किए। उसमें उन्होंने रेपो रेट वगैरह को कम किया। साथ में ही सरकार का, अगर आपने ध्यान रखा हो, कि एक नोटिफिकेशन आया कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं या जो पोस्ट ऑफिस में भी बड़ी पॉपुलर होती हैं, उन सब पे इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली जो अप्रैल टू जून है कम कर दिए गए हैं। ये मैं लेटेस्ट डाटा आपके लिए लाया हूँ। पोस्ट ऑफिस सेविंग पे अब 4% है। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस आरडी 5.8% सिर्फ। पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी 6.7। पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम 6.6। सीनियर सिटीजन की स्कीम 7.4। पीपीएफ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, टैक्स बेनिफिट भी देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 सिर्फ।
एनएससी, किसान विकास पत्र, लास्ट आ रहा है जी आपका सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि पे जिस तरह की सरकार का प्रॉमिस है, स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे बेहतर रिटर्न सुकन्या समृद्धि में ही दी जाती है, टैक्स के एंगल से बढ़िया। ये हो गई सर बड़ी सेफ सी इन्वेस्टमेंट, सीधी सादी इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया इतनी रिटर्न आनी। पर क्या ये रिटर्न काफी है? नहीं सर। जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हम ही अभी हमने देखे, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि बाइंग पावर को कम कर देती है आपकी ये महंगाई, आपके पोर्टफोलियो का सारा अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट में जाना पाप है। ऐसा बिल्कुल ना करें सर। अगर आपने ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रहना है तो इसके अलावा भी दुनिया है जिन्हें हम डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड कहते हैं। उनकी रिटर्न भी पहचानेंगे, चेक करेंगे, इनसे बेहतर दिखेगी। उनमें जो जोखिम है, रिस्क है, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। आज तो हम आपको सिर्फ खंगाल रहे हैं कि भाई ये देख लो इस तरीके से है, यहाँ यहाँ तुम्हारे पैसे लगते हैं। फिर दूसरा है जी इक्विटी, आप सबका फेवरेट, जिसके लिए आप जुड़े हैं कि बताओ शेयर्स में लगा के पैसे मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। ओ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझना पड़ेगा मार्केट को, सट्टेबाजी नहीं करनी, इन्वेस्टर बनना, स्पेकुलेटर नहीं बनना। समझ रहे हैं कि नहीं? जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं इन्वेस्टमेंट के, उन्होंने जो सीख दी है बस वही बातें आपको बतानी है। फिर उसके बाद आपका अपना दिमाग है, क्योंकि इसमें तो एक रास्ता दिखाने वाली बात होती है, उसके बंदा उस पर कैपिटलाइज करता। तो इक्विटी के बारे में बताया गया, कहा गया कि 14 से 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आ जाता है। बहुत बहुत शेयर्स ने इस बात को प्रूव किया है कि सालाना आपको 14-15% कंपाउंडेड रिटर्न दी है। कंपाउंडेड मेरे अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं कि जैसे हमने 1000 रुपये लगाए, शेयर 15% बढ़ा, 1150 हो गया। यहाँ जीरो पे पैसे लगाए, एक साल में इतना हो गया। अब कंपाउंडेड रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगले साल ये 15% इस पे नहीं, 1150 पे 15% ऐड, इसे कहते हैं कंपाउंडेड रिटर्न, जिसमें आपकी रिटर्न पे भी रिटर्न आ रही है। मतलब कि जो आपका 1000 रुपया बेसिक इन्वेस्टमेंट था उस पर तो रिटर्न आ ही रही है, पर फर्स्ट ईयर की रिटर्न उसमें ऐड होने के बाद इस पे आ रही है रिटर्न। ऐसी अगले साल ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। पर क्या इस कंसिस्टेंसी से शेयर रिटर्न देते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ना सोचें। ऐसा हो सकता है एक साल में 40% बढ़ जाए, हो सकता है अगले साल 100% बढ़ जाए, वहां से उससे अगले साल पता चले जी 30% गिर गया, उससे अगले साल पता चले जी 20% और गिर गया। बट व्हेन यू कैलकुलेट इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हम सीखेंगे कि कैसे कंप्यूट होती है, बहुत ऐसे शेयर्स हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में जिन्होंने हमें 14-15% की कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न एवरेज निकाल के दिखाई है। रियल एस्टेट, पहले हमने देखा कि डिपॉजिट्स किए जा सकते हैं बैंकों के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, फिर हमने बात की कि आप इक्विटी में आ सकते हैं, अब रियल एस्टेट। सर रियल एस्टेट थोड़ी ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट की तरह करें। आम बंदा ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाता, वो तो अपनी हाउसिंग नीड्स ही मुश्किल से पूरी करता है। वो प्रॉपर्टियाँ खरीदने बेचने वाला काम नहीं कर पाता क्योंकि इसमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जोखिम भी है, रिस्क भी है। खरीदने बेचने में बहुत 100 तरह की हेरा फेरियाँ भी हो सकती हैं। तो जो बड़े लोग हैं जिनके पास सरप्लस बहुत ज़्यादा है, वो रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, पर मैं उन्हें भी कहूँगा कि ये ठीक चॉइस नहीं है। आप अपना वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेटर रिटर्न देगा ही देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके अंदर जी बहुत ज़्यादा और भी अड़चने इन्वॉल्व हैं, कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, वो सब हम नेचुरल आगे डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ हमने इतना ज़रूर लिखा है कि यहाँ रेंटल रिटर्न मिलेगी और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। रेंटल रिटर्न बहुत लो ही रहती है, रेंटल रिटर्न 6-7% भी नहीं होती जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली। बट लोग जाते हैं सेकंड पार्ट के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन। लोग प्रॉपर्टियां इसलिए खरीदते हैं कि मैंने 2 करोड़ की खरीदी, 4 साल बाद 6 करोड़ की हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? ऐसी कई बार विचार रहते हैं, हो भी सकती है भाई, कई बार हादी भी हो जाती है। तो रियल इस्टेट एक आम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हाई प्रोफाइल बंदे जिनका पैसा ज़्यादा वही इसमें उतर सकते हैं। इस पे भी एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे। कॉमोडिटी या बुलियन मार्केट, हाँ जी, गोल्ड सिल्वर। सर गोल्ड में ना इंडिया में चाहो चाहे ना चाहो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो ही जाती है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, इसमें ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स ये चाहिए होते हैं, शादी वगैरह जब होती है उसमें तो खास तौर पे। तो माँ बाप क्या करते हैं,
बच्चे के लिए पहले ही सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। दे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे टेंड टू इन्वेस्ट। तो जब हम प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि गोल्ड में कितना पैसा लगाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? और गोल्ड में क्या पैसा लगाने का तरीका सीधा गोल्ड ज्वेलरी में ही है या और कोई तरीका भी है? सर गोल्ड ईटीएफ्स हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। ऑर्नामेंट्स में आप बड़ा नुकसान करवाते हैं अपना, मेकिंग चार्जेस देते हैं, फिर वो ऑर्नामेंट्स पुराने हो जाते हैं, जब 15 साल बाद 20 साल बाद बच्चे की शादी करते हैं, फिर उसमें फिर नुकसान भुगतते हैं आप। इससे अच्छा आप ईटीएफ के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यदि बात हम जरूर करेंगे कि ईटीएफ क्या होता है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि बैलेंस, इक्विलिब्रियम, इस तरह की चीज। अब रिलेशनशिप दिखाई है रिस्क और रिटर्न में। कहा गया है कि जो रिस्क है वो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे, और रिटर्न इधर है। तो जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उनमें आपने देखा कि भाई आपका रिस्क भी कम है और रिटर्न भी कम है। पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स थोड़ा सा उनसे ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न। कॉरपोरेट बॉन्ड्स मतलब कंपनियों के बॉन्ड्स, कंपनियों के साथ बॉन्ड्स का मतलब, बॉन्ड का मतलब ना एक आम बंदा ये समझे कि जैसे कंपनी के साथ एफडी कर दी, कि कंपनी ने अपने बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको दे दिए लाख रुपए और कहा जी आपको 9% ब्याज देंगे, 5 साल बाद पैसे ले लेना। कंपनी के साथ एफडी कर दी, ऐसे सोचो। देन म्यूचुअल फंड, जिनमें इन सबसे ज़्यादा बेटर रिटर्न देने की क्षमता है बट रिस्क भी साथ साथ बढ़ता है। देन देर इज इक्विटी, इक्विटी की म्यूचुअल फंड से भी बेटर रिटर्न हमने दिखाई पर रिस्क उससे भी ज़्यादा। फिर उसके बाद वेंचर कैपिटल, भैया ये आपने बड़ा सुना होगा, आजकल स्टार्टअप्स होते हैं तो उनमें वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा देते हैं, मिलियन डॉलर्स में पैसा लगाते हैं। भैया रिटर्न भी बहुत अच्छी आती है और फिर नुकसान होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्लिपकार्ट वाली केस स्टडी इस पे करेंगे, वेंचर कैपिटल पे। अब जी उसके बाद हमने एक नॉलेज वाली बात यहाँ रखनी है आप लोगों के साथ, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट था ना वो पुराना है, उसे कभी मौका ही नहीं मिला ग्रो होने का। घर पे देखा एफडी हो रही थी, बच्चे ने भी एफडी कर दी। घर पे देखा पोस्ट ऑफिस से जाके एनएससी खरीद लेते हैं, जब 4 पैसे जुड़ते हैं बच्चे ने भी वही कर दिया, उससे आगे गया ही नहीं। तो एक माइंड में चीज आ जाती है कि जैसे बैंक डिपॉजिट बहुत सेफ होते हैं। रिसेंटली कुछ बैंकों में घोटाले हुए, पीएमसी बैंक गया, देन येस बैंक का भी बुरा हाल हो गया था। तो उसके चलते भी ये बात बड़ी सामने आई कि अगर बैंक बंद हो गया, दिवालिया निकल गया बैंक का, तो भैया आपकी एफडी के पैसे भी वापस नहीं होंगे। कितने वापस होंगे सर? मैक्सिमम 1 लाख बोला गया उस वक्त। तब लोगों को पता चली सच्चाई कि जिस बैंक एफडी को हम इतने साल से बहुत सेफ समझ रहे थे, वो भी सेफ नहीं है। बैंक आपसे पैसा लेता, आगे लोन दे देता। अगर वो आगे लोन वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट्स वापिस ही ना करें, तो आपकी एफडी के पैसे किसने वापस करने हैं? डूब गया पैसा। तो हो भी गया ना, ऐसा देख लिया हमने। तो बैंक में जो एफडी होती है वो सिक्योर्ड नहीं होती है। उसमें हमारी क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जड़ी है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे पूरा, 1 लाख तक की इंश्योरेंस करती है। मतलब अगर बैंक डूब गया और आपकी एफडी है 25 लाख रुपए तक की, बैंक के पास पैसा नहीं है देने के लिए, 1 रुपया नहीं है, तो एक इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो आपको 1 लाख रुपए का क्लेम दे देगी। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में ये कहा कि भाई वो इस इंश्योरेंस की लिमिट को 5 लाख कर देंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर बजट स्पीच प्रपोज टू हाइक द डिपॉजिट इंश्योरेंस टू 5 लाख रुपी। मतलब जब बैंक डूबेगा तो इंश्योरेंस कंपनी पहले 1 लाख रुपया दे रही थी पर डिपॉजिटर, अब कितना दे देगी? 5। किस में कहा उसने? बजट में। बजट में जो रखा जाता है वो एक प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है। क्या उसको लागू किया गया? यस। ये भी मैंने साथ में आपके प्रेस रिलीज यहाँ दे दी है, जहाँ लिखा गया है विद ए व्यू टू प्रोवाइड ग्रेटर मेजर ऑफ प्रोटेक्शन टू द डिपॉजिटर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, वो मान गई है कि भाई अब हम 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर देंगे 4 फरवरी 2020 के अकॉर्डिंग। भैया बड़ा बुरा माहौल हो गया था, सोशल मीडिया पे भी बड़ी चीज़ें वायरल होने लगी थी कि बैंक में एफडी भी सेफ नहीं है, बैंकों ने लिख के लगा दिया है। तो भैया ये इन्होंने देख के ऐसा कर दिया। अब आपको अपने मन में ये डाल देना कि जब आप बैंक में एफडी करते हैं वो टोटली रिस्क फ्री नहीं होता। दोबारा सुनो मेरी बात, दो टोटली रिस्क फ्री नहीं होता, उसमें भी एक रिस्क होता है।
कि अगर बैंक का दिवालिया निकल जाए और आपकी एफडी वहाँ 40 लाख की है, बैंक के पास पैसे हैं नहीं देने के लिए, तो एक इंश्योरेंस कंपनी के जरिए आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये आपने लेटेस्ट रूल यहाँ देख लिया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपके एफडीओ का लेटेस्ट रेट भी ले आया हूँ अपने फेवरेट बैंक के अकॉर्डिंग, एचडीएफसी बैंक का। सर देख लीजिए एफडीओ पे क्या ब्याज मिल रहा है आपको। 1 साल की एफडी नॉर्मली हम लोग करते होते हैं, तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो ये ब्याज है आपके लिए, सीनियर हैं तो थोड़ा ज़्यादा। उससे लंबी एफडी करेंगे जैसे, तो थोड़ा थोड़ा ब्याज अगर आप देखें सीनियर सिटीजन के केस में बढ़ता है, और थोड़ा बहुत नॉन सीनियर में भी आपने देखा 6.40। ओ भैया ये क्या रिटर्न है, इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो तो उसको 6.30 पे रख रहे हो, उस पे टैक्स में भी पैसा जाएगा, जो इंटरेस्ट ऑन एफडी आएगा उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो क्या इसके बाद वो रिटर्न बचेगी जो महंगाई को बीट कर सके? महंगाई मैंने आपको कहा जी 5 से लेकर 7% के बीच में रहने वाली है। अब के तो जो हालात हैं तो नेचुरल है, बहुत डिजास्टर हो गया है। तो भाई हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि एफडी के अलावा और भी दुनिया है। कुछ पैसा तो उसमें भी डाल लो ना, कुछ पैसा तो उसमें भी डाल लो। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के चलो, थोड़ी एफडी, थोड़ा डेट फंड, थोड़े इक्विटी शेयर, थोड़े म्यूचुअल फंड, और फिर देखें जी जोड़ के एक अच्छी रिटर्न आप लाएं। बड़ी डिप्रेसिंग रिटर्न्स हैं जी। जिस तरह कहा जाता है शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट्स में कि जब आप पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपके पैसे को भी और ग्रो करने के लिए मेहनत करवाओ, उससे भी जोर लगवाओ कि भाई तू भी ग्रो हो। उसे ऐसे सोने ना दो कि साल बाद मैं 1 लाख से 1,06,000 हो जाऊंगा। उसे को बेटा 1 लाख से 1,12,000 तो बन के दिखा, मैंने इतनी मेहनत की है 1 लाख कमाने में। तो वो सब अगर जानना है, समझना है, तो सीरीज नेचुरल आगे चलती रहेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिस पे मैं एक सिप की डिटेल और ले आया हूँ। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है कि 1,000 रुपये कोई मंथली जोड़ रहा है, 5 साल में बंदे के 60,000 रुपये लगते हैं, 5 साल में बंदे के 60,000 रुपये लगते हैं, और अगर 8% रिटर्न है तो इतना जोड़ लेगा। अभी आप पता करना चाहते हैं सर 10% रिटर्न पे सर इतना, 11% पे इतना। अब अगर हम टाइम पीरियड थोड़ा लंबा खींच दें, जैसे ये आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 5 ईयर रिटर्न्स एट द रेट 10-11%, 10 ईयर रिटर्न्स, और फिर हमने 30 ईयर्स तक का भी टाइम स्पेन दे रखा। जैसे आप ये देखें ना बेटा, अगर हमने यहाँ 60,000 लिखा, अगर इस पैसे को हमने 30 ईयर्स के लिए लगाया, 30 ईयर्स में अगर आप समझें ध्यान से कि भाई मैं 1,000 रुपया महीने का लगाता हूँ, साल में मेरे लगते हैं 12,000, 3 साल में मैंने कितने लगाए? 3,60,000। भैया इसकी वैल्यू 10% पे इतनी बन गई, 22,79,000 कुछ। ओह, काफी ज्यादा जबरदस्त वैल्यू। और बेटा ये तो अमाउंट बड़ा छोटा, 1,000 रुपये महीने, थोड़ी तो जेब अपनी, कहने का मतलब खिसकाओ ना। तो अगर इस 1,000 की जगह आप यहाँ 5,000 कर दें, तो 30 साल में 1 करोड़ से ऊपर आ गया। पूरे 10% की रिटर्न है 30 साल में। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आप 30 साल कंसिस्टेंटली पैसा लगाओगे तो रिटर्न बेटर होगी। अब कई लोग कहेंगे सर 30 साल किसने देखे? भैया 20 साल में आ जाओ, जब 25 साल की एज पे पैसे लगाएगा तो 20 साल के तो लगाएगा ना। 22 साल की एज पे कमाना शुरू कर देगा तो ये थोड़ा ना 10 साल के लिए पैसा लगाएगा, कुछ लंबा वेल्थ क्रिएशन तो करेगा ना लंबे पीरियड के लिए। तो 20 साल के लिए अगर पैसा लग रहा है, तो भी मेरे पास यहाँ देखें बेटा इतनी वेल्थ इकट्ठी हो जाती है 10% के रिटर्न पे। और अगर आप रिटर्न को आगे बढ़ाते जाएं तो इतनी। ये सिर्फ 1,000 रुपये महीने वाले हैं, दोबारा सुन लें, जिन्होंने 20 साल सिर्फ 1,000 रुपये महीना अपनी जेब से निकाला। 12% देखें, क्वाइट रीजनेबल रिटर्न टू एक्सपेक्ट इन 20 ईयर्स, 1,000 रुपये पे। अब 1,000 को आप कम से कम कर दें 10,000, तो आपका 1 करोड़ के आसपास जुड़ गया बेटा 12% में। ऐसा पोर्टफोलियो तो बनाना बड़े आसानी से आ जाता है। 12% तो 20 साल में एवरेज, कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये आज मैंने आपको थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने देखी कि कितनी सॉलिड चीज़ है, दिख रहा है कि रिटर्न पे रिटर्न आती जाएगी, हर महीने इन्वेस्ट करते जाओ करते जाओ। ये सब कैलकुलेशंस कैसे हो सकती हैं, इस पे एक्सेल शीट पे एक डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा। एक्सेल शीट पे भी सिखाएंगे, ये ऐप्स वगैरह के भी आप डाउनलोड करके इन पर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगला जो लेक्चर होगा इस सीरीज़ का,
वो होगा जी हमारा रिगार्डिंग दिस कि भाई स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स की हिस्ट्री जानेंगे, ये सारा कुछ सीखेंगे क्योंकि पहले बेसिक फंडे सीखने, 52 वीक हाई लो, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई, ये सब सीखना है, फिर ही आगे बढ़ना ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उतने ज़्यादा लेक्चर होंगे, कंटेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, बस आपका रिस्पॉन्स देख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके जी, बाय बाय। ओके।